हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको क्लासरूम में कहा था कि आपकी जून की छुट्टी में मैथ्स के कुछ चैप्टर आपको कराए जाएंगे। तो क्लास 10th के सभी बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपना नोट्स बना लें और अच्छे से पढ़ाई करें। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 3 समझाने वाला हूँ और चैप्टर नंबर 3 का नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। यहाँ पर दो चर लेंगे। दो चर हम मान लेंगे, पहला चर ले लेंगे x और दूसरा चर हो जाएगा हमारा y। अब दो चर लेके हमें रैखिक समीकरण बनानी है। रैखिक समीकरण किसे कहते हैं बच्चों? जिसमें x की पावर भी 1 रहे और y की पावर भी 1 रहे, वो कहलाएगी रैखिक समीकरण। और युग्म का मतलब होता है बेटा जोड़ा। तो हमें दो समीकरणें बनानी है जिनमें x और y की घात 1 रखनी है और उसके आधार पर हमें प्रॉब्लम को सोल्व करना है। तो चलिए मैं पहली समीकरण बना देता हूँ। a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। और दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये हमारी दूसरी समीकरण हो गई। पहली समीकरण और दूसरी समीकरण में देखेंगे। पहली समीकरण में a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। देखिए x की पावर 1 है, y की पावर 1 है, तो ये रैखिक समीकरण है, बिल्कुल है। और दूसरी में भी x की पावर 1 है, y की पावर भी 1 है, तो इसीलिए ये भी रैखिक समीकरण है। और दोनों में पहली में एक चर है x, दूसरा चर है y। दूसरी समीकरण में पहला चर है x, दूसरा चर है y। और जो इनके बराबर में लिखे हुए ये गुणांक हैं। x का गुणांक पहली समीकरण में x का गुणांक a1 है, पहली समीकरण में y का गुणांक b1 और c1 है अचर पद। सेम दूसरी समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और अचर पद है c2। इन दोनों समीकरण के आधार पर मैं अब ये दो रैखिक समीकरण का युग्म है, रैखिक समीकरण युग्म। इसके आधार पर मैं पहली कंडीशन ये देखूंगा, ये पहली रेखा होगी और ये दूसरी रेखा। अगर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करें, ये पहली रेखा है, पहली लाइन है, और ये दूसरी लाइन है। अगर ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दे, प्रतिच्छेद का मतलब है किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटें, यानी प्रतिच्छेद कर रही हैं ये दोनों रेखाएं। तो जब प्रतिच्छेद करेंगी ये रेखाएं तब क्या होगा? तो जो x का गुणांक है a1 और दूसरी समीकरण में x का गुणांक है a2, इसका अनुपात, फिर दूसरी में b1 अपॉन b2, तो ये बराबर नहीं होंगे। और तीसरा भी c1 अपॉन c2, कोई भी बराबर नहीं होगा अगर दोनों रेखाओं ने एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर दिया। इस कंडीशन में जो हल होंगे तो इसका केवल एक हल होगा, केवल एक हल आएगा। और साथ ही साथ ये समीकरण जो है, ये समीकरण संगत होगी। ये दोनों समीकरणें कहलाएंगी संगत। इनका एक हल होगा, संगत हल होगा, और ये दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। दूसरी बात, अगर ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हों। ये दोनों रेखाएं कहाँ से आई? दोनों समीकरण से। ये पहली रेखा है लाइन L1, दूसरी लाइन L2। अगर एक दूसरे के समांतर चल रही हो, जब ये एक दूसरे के समांतर चलेंगी तो क्या होगा? तो एक दूसरे के समांतर चलने पर जो अनुपात है a1 अनुपात a2, b1 अनुपात b2, c1 अनुपात c2 में कोई एक बराबर होगा और कोई एक बराबर नहीं होगा। जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, तो कंडीशन क्या आएंगी? तो इसका कोई हल नहीं होगा।
कोई हल नहीं होगा और साथ ही साथ ये असंगत कहलाएगा, इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। तीसरी बात इसमें ये होगी, जब ये रेखाएं एक बिंदु से निकल रही हों, जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं, दोनों रेखाएं एक बिंदु से निकल रही हों, दोनों लाइनें L1 और L2, तो क्या होगा, तो A1/A2 और B1/B2 C1/C2 में सारी अनुपात बराबर होंगे। जब ये बराबर होंगे तो ये समपाती रेखाएं कहलाएंगी। ये कौन सी रेखाएं हैं? समपाती रेखाएं। और जब समपाती रेखा होंगी तो समपाती रेखा में, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं इसको कट कर देता हूँ, दोबारा लिखता हूँ। अगर एक बिंदु से ये पहली लाइन, ये दूसरी लाइन निकली, तो इनको बोलते हैं समपाती रेखाएं। समपाती रेखाएं कब होती हैं? जब किसी एक बिंदु से ये लाइनें दोनों निकली, जैसे सूरज की किरणें निकलती हैं, ऐसी ये दो लाइनें एक बिंदु से निकली, तो इनको बोलेंगे हम समपाती रेखाएं। समपाती रेखाओं में जो अनुपात है A1/A2, B1/B2, C1/C2, ये सारे बराबर होंगे। जब ये सारे बराबर होंगे तो इसके अनेक हल होंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे और ये भी कंडीशन संगत होगी। तो ये तीन कंडीशन हमारे पास हो गई हैं, प्रतिच्छेद रेखाएं, समांतर रेखाएं और समपाती रेखाएं। इसको आगे समझने के लिए हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे चैप्टर नंबर 3 के 3.1 का। हम सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सब बच्चे अपने सामने मैथ्स खोल लेंगे तो आपको सवाल समझ आ जाएगा। मैं सवाल पढ़ता हूँ बच्चों। अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए। इनकी तुलना करनी है और ज्ञात करना है कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर है या समपाती है। हमें चेक करना है कि ये जो समीकरण युग्म हमें दिए हुए हैं, यानी समीकरण का जो जोड़ा हमें दिया हुआ है, वो प्रतिच्छेद करता है या फिर समांतर रेखाएं हैं या फिर समपाती रेखाएं हैं। हमें ये बताना होगा। इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन नंबर 2 का पहला सवाल करेंगे। पहला सवाल देखिए, बहुत आसान है। 5x - 4y + 8 = 0 और 7x + 6y - 9 = 0। ये पहला समीकरण है और ये दूसरा है। सबसे पहले चेक करिए, x और y की घात एक ही है दोनों समीकरण में, तो ये रैखिक समीकरण का युग्म है। अब इसकी कंपैरिजन जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, जो हमने ऊपर पढ़ा था, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसको देखेंगे। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन थी हमारी A1x प्लस हम स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखेंगे अपनी A1x प्लस B1y प्लस C1 = 0। ये पहली इक्वेशन थी हमारी। और दूसरी है A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0। ये दूसरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो इन दोनों समीकरण की तुलना करके अब हम तुलना करने पर, जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने पर हमें पता लगेगा। पहली इक्वेशन में x A1 की वैल्यू 5, A1 = 5 और पहली इक्वेशन में यहाँ B1 है प्लस, और यहाँ y का जो गुणांक है वो -4 है, तो यहाँ पर B1 की वैल्यू हो जाएगी -4 और C1 की वैल्यू हो जाएगी 8। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण की तुलना दूसरी से करेंगे। यहाँ A2 का मान हो जाएगा 7 और B2 का मान हमारे पास हो जाएगा +6।
और C2 का मान हो जाएगा -9। अब हम अनुपात निकाल के देखते हैं। अब हम अनुपात निकालेंगे A1 के अनुपात में A2। अनुपात या अपोन में रखना एक ही बात होती है। A1 5 है और A2 7। अब B1 अपॉन B2 निकालेंगे। तो B1 -4 है और B2 6 है। तो यहाँ से 5 और 7 में एक दूसरे से किसी को भाग नहीं हो रही है। यहाँ पे ये 2 से ऊपर कट जा रहा है और 2 से नीचे। -2 दूनी 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो -2/3 आया। उसके बाद C1 के अपोन में रखेंगे हम C2। तो C1 की वैल्यू है 8 और बटे में C2 की वैल्यू है -9। तो क्या ये अगर 2 से भाग होगी तो इसको 2 से भाग नहीं हो पा रही है, इसको 3 से होगी तो इसको 3 से नहीं हो पा रही है। तो दोनों तरफ एक ही संख्या से कटना चाहिए, लेकिन ये किसी से नहीं कट रहा है, तो इसलिए इसको एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ पर हमने पाया कि A1 अपॉन A2 5/7 आया और B1 अपॉन B2 -2/3, यानी दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। और फिर C1 अपॉन C2 हम चेक करेंगे तो ये भी इनके बराबर नहीं है। तो कोई भी आपस में बराबर नहीं आया। जब कोई बराबर नहीं आया तो हमने ऊपर सबसे पहले क्या पढ़ा था, जब A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 कोई भी बराबर ना हो तो यहाँ पर रेखाएं कौन सी थी, प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं मिलेंगी। यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर कट कर रही होंगी। यहाँ पर कोई बिंदु मान लेते हैं O, और इसका एक हल होगा और ये संगत होगा। तो हमारा सवाल क्या था, सवाल ये था कि इनसे A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 के बाद हमें देखना है कौन से प्रकार की रेखाएं मिल रही है। तो बच्चों कोई भी बराबर नहीं है तो हमें कौन से प्रकार की रेखाएं मिली, हमें मिली प्रतिच्छेद रेखाएं। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया है। अब हम इसमें एक सवाल और कर लेंगे ताकि हमें और क्लियर हो जाए। इसका थर्ड क्वेश्चन नंबर 2 का हम थर्ड क्वेश्चन और करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ये पहला समीकरण और ये दूसरा समीकरण। उसके बाद जब हम इस सवाल को सोल्व करेंगे तो हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, A1x + B1y + C1 = 0। ये पहली स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और दूसरी A2x + B2y + C2 = 0। ये दूसरी स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो पहली स्टैंडर्ड इक्वेशन को पहली से कंपैरिजन करेंगे तो A1 की वैल्यू हमने यहाँ पर पाई 6, A1 = 6। B1 की वैल्यू चिन्ह सहित -3, B1 = -3। और C1 की वैल्यू है यहाँ पर 10। अब दूसरी इक्वेशन से निकालेंगे A2 की वैल्यू है 2, B2 की वैल्यू है हमारी माइनस, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 ले लेते हैं, -1। और C2 की वैल्यू है हमारी 9। अब उसके बाद हम अनुपात निकालेंगे A1 का अपोन में A2। A1 अपॉन A2 कितना होगा, 6/2। अब ये 2 से ऊपर कट जा रहा है और 2 से नीचे कट जा रहा है। तो जब कट करेंगे तो 2 तिया 6, 2 एकम 2, तो ऊपर 3 आया और नीचे 1 आया, और 3 एकम 3 भी हो जाता है। और उसके बाद हम निकालेंगे B1 अपॉन B2। B1 की वैल्यू है -3 और B2 की वैल्यू है -1। -1 से -1 कैंसिल, और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो 3/1 यानी कि 3 एकम 3 आएगा। इसी तरीके से जब हम C1 अपॉन C2 ज्ञात करेंगे तो C1 अपॉन C2 में C1 की वैल्यू है 10 और C2 की वैल्यू है 9। क्या कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को विभाजित कर दे, जिससे दोनों डिवाइड हो जाए? नहीं, ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो ये 10/9 ही रहेगा इसका वैल्यू।
तो यहाँ से हमने देखा A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2 की अब हम कंपैरिजन करेंगे। A1 बाई A2 की वैल्यू कितनी आई 3 और B1 अपॉन B2 की वैल्यू भी कितनी आई 3, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो गए। लेकिन C1 अपॉन C2 है 10/9, क्या इसकी वैल्यू इन दोनों की वैल्यू के बराबर आई? नहीं, बिल्कुल नहीं आई, तो इसको बराबर नहीं लेंगे। तो एक वैल्यू बराबर है, दो अनुपात तो बराबर है, A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, जबकि तीसरा इनके बराबर नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या होता था बच्चों, जब एक बराबर है या कोई एक बराबर नहीं है तो वो असंगत होता था, उसका कोई हल नहीं होता था और रेखाएं कैसी होती थी? समांतर रेखाएं। तो इस बार हमारी कौन सी रेखाएं प्राप्त हुई? समांतर रेखाएं। तो बच्चों मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, आप इस क्वेश्चन को घर से ज़रूर लगाएंगे। इस दूसरे सवाल का सेकंड क्वेश्चन सभी बच्चे लगाएंगे और समर वैकेशन के बाद मुझे ज़रूर दिखाएंगे। 9x + 3y + 12 बराबर 0 और 18x + 6y + 24 बराबर 0। इस क्वेश्चन को आपको ज़रूर सोल्व करना है घर से। सभी बच्चे इसको सोल्व करेंगे, ज़रूर करेंगे ना बच्चों। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो है, इसमें भी A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2, C1 अपॉन C2 ये कर लेना है। और ये करने के बाद हमें तुलना करनी है कि ये जो समीकरणों के युग्म हैं ये संगत है या फिर असंगत हैं, इसको चेक करके हमें बताना है। तो सवाल मैं इसमें थर्ड क्वेश्चन कर देता हूँ। तीसरा सवाल देखेंगे हम इसका। तीसरा सवाल है 3/2x + 5/3y बराबर 7 और दूसरी इक्वेशन है 9x - 10y = 14। ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है। ये दोनों इक्वेशन हैं दो चरों वाली, एक चर x एक चर y, रेखिक समीकरणों का युग्म है। और जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है, सबसे पहले हम इसकी कंपैरिजन उससे करेंगे, तभी तो हमारे पास A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की वैल्यूज़ आएंगे यहाँ से। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है हमारा? वो है A1x + B1y + C1 बराबर 0। ये पहला स्टैंडर्ड इक्वेशन है। और दूसरा A2x + B2y + C2 बराबर 0। अब मैं जब अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन को देखता हूँ तो राइट हैंड साइड में मेरे पास 0 है, जबकि जो मुझे प्रॉब्लम दी हुई है इसमें राइट हैंड साइड में 0 नहीं है, बल्कि अचर पद जो कांस्टेंट नंबर हैं, जो नंबर्स हैं वो इधर दिए हुए हैं। तो इसीलिए मैं इस इक्वेशन को सही करके लिखना पड़ेगा स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से। चलिए लिखते हैं 3/2x + 5/3y, ये प्लस का 7 इधर आके -7 और बराबर 0। ये हमारी पहली इक्वेशन है। और दूसरी 9x - 10y प्लस का 14 इधर आके -14 बराबर 0। ये दूसरी इक्वेशन है। अब तुलना करेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन से। तुलना करने पर जब हम तुलना करेंगे तो तब पाएंगे हम A1 की वैल्यू। तो A1 की वैल्यू यहाँ पर है 3/2 और B1 की वैल्यू है 5/3 और C1 की वैल्यू है -7। इसी तरीके से दूसरी इक्वेशन से कंपैरिजन करेंगे। A2 की जो वैल्यू है वो है 9, B2 की जो वैल्यू है वो है -10 और C2 की वैल्यू है -14। अब हम इनका अनुपात निकालेंगे। A1 के अपॉन में A2 रख देंगे, यानी इनका रेशियो आएगा 3/2 A1 की वैल्यू है और A2 की वैल्यू है 9। देखिए इसको सोल्व करने के लिए 3 के अपॉन में 2 है
लेकिन 9 के अपोन में कुछ भी नहीं दिया है, जिसके अपोन में कुछ नहीं होता है वहाँ 1 ले लेते हैं। और आपने बहुत बेसिक सा फंडा है, आपने पहले पढ़ा हुआ है अपनी पिछली कक्षाओं में, ये सबसे नीचे की वैल्यू ऊपर जाके गुणा में आती है। और जो ये ए के अपोन में बी मान लीजिए, बी के अपोन में सी और सी के अपोन में डी, तो डी की गुणा ए में होगी और बी की गुणा सी में होगी। तो आपका आंसर आएगा 3 गुणा 1 और बटे में 2 गुणा 9, 3 तिया 9, ऊपर 1 बचेगा और नीचे 3 दूनी 6, 1 बटे 6 आ गया A1 अपॉन A2। अब हम B1 अपॉन B2 निकालेंगे। B1 की वैल्यू है 5/3 अपॉन B2 की वैल्यू है -10। 5 के अपॉन में 3 था, लेकिन -10 के अपॉन में कुछ नहीं है, तो हम क्या ले लेंगे 1। वही सबसे नीचे वाले नंबर की मल्टीप्लाई सबसे ऊपर होगी और जो बीच में है इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 5 के मल्टीप्लाई में बच्चों कौन जाएगा 1 और अपॉन में 3 के मल्टीप्लाई में आएगा -10। 5 2 जा 10, ऊपर 1 है और नीचे माइनस, ये माइनस है लिख लेंगे बाहर, और 3 2 जा 6। उसके बाद हम निकालेंगे C1 अपॉन C2। तो C1 की वैल्यू है -7 और अपॉन C2 की वैल्यू है -14। माइनस से माइनस कैंसिल, 7 से ऊपर डिवाइड हो रहा है और 7 से नीचे डिवाइड हो रहा है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, तो 1/2 आ गया। अब हम कंपेयर करेंगे A1 अपॉन A2, तुलना करेंगे B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। इन तीनों का जब हम तुलना करेंगे तो हमने बच्चों A1/A2 का मान कितना पाया 1/6 और B1/B2 -1/6। क्या है दोनों बराबर है? नहीं, एक प्लस की वैल्यू वही है और एक माइनस की है, तो दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकती, तो ये बराबर नहीं है। और C1/C2 1/2, ये इनके बराबर बिल्कुल भी नहीं है, तो कोई भी वैल्यू बराबर नहीं है। हमारा सवाल था, क्या था हमारा सवाल? इनकी तुलना करनी है, तुलना करने के बाद देखना है संगत है या फिर असंगत है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हमने देखा कोई भी वैल्यू बराबर नहीं है। और मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था बच्चों, तो सबसे पहले आपको बताया था कि अगर कोई भी बराबर ना हो या सारे बराबर हो तो वो वैल्यू कहलाती है संगत, और अगर एक बराबर नहीं है तो वैल्यू कहलाती है असंगत। तो इस प्रकार अब हम इसमें हम लिख सकते हैं कि जब कोई भी इक्वल नहीं है तो ये कहलाएगा संगत। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 का एक सवाल सोल्व कर दिया है कि जो रेखिक समीकरण जो दी गई थी हमारी, रेखिक समीकरणों का जो जोड़ा था, जो युग्म था, वो जो है फ़िलहाल क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हो गया संगत। इसी प्रकार आप सारे क्वेश्चंस इसके सोल्व कर देंगे। मुझे बाकी के बचे हुए सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 3 के आप ज़रूर सोल्व करके दिखाएंगे। सभी बच्चे इस होमवर्क पे ज़रूर ध्यान दें। सभी बच्चे समर वैकेशन के बाद मुझे अपनी कॉपी में क्वेश्चन सोल्व करके दिखाएंगे। अब सवाल नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 पे आएंगे हम लोग। 4 सवाल जो है इसमें भी रेखिक समीकरणों का युग्म दिया हुआ है। रेखिक समीकरण का हमें युग्म दिया हुआ है और इस युग्म में बच्चों बताना है कि इस युग्म में कौन संगत है और कौन असंगत है, ये बताना है। अच्छा, जो संगत होगा तो इसको ग्राफीय विधि से सोल्व करना है। बच्चों वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी आपको ग्राफीय विधि नहीं बताई, और पहला सवाल मैंने भी छोड़ भी दिया है, तो उसको बाद में सोल्व करेंगे किसी और वीडियो में। फ़िलहाल हमें रेखिक समीकरणों के युग्म को संगत और असंगत देख लेते हैं। तो एक सवाल क्वेश्चन नंबर 4 का मैं एक और करा देता हूँ। सवाल नंबर 2 देख लेते हैं। सेकंड में x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16, ये समीकरण 1 है और ये समीकरण 2 है। बड़ा आसान है, वही हम अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन देखेंगे। स्टैंडर्ड इक्वेशन
जो हमारा आदर्श समीकरण है वो है a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, और दूसरी समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये पहली समीकरण है और ये दूसरी समीकरण है। इन समीकरणों में इधर 0 आना चाहिए, आदर्श समीकरण के हिसाब से इनमें 0 आना चाहिए। तो ठीक है, इन समीकरणों को पहले सही करके लिख देते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन के हिसाब से। x माइनस वाई, ये प्लस का 8 है, इधर आके -8 हो गया बराबर 0, पहली समीकरण। और दूसरी 3x माइनस 3y प्लस का 16 इधर आके माइनस का 16 बराबर 0, ये दूसरी समीकरण। अब इसको हम कंपैरिजन करेंगे। यहाँ पे 1 माना, जहाँ कुछ नहीं है वहाँ 1 ले लिया। तुलना करेंगे, तुलना करने पर a1 की वैल्यू है 1, b1 की वैल्यू है -1, c1 की वैल्यू है -8। अब a2 की जो वैल्यू है वो है 3 और b2 की वैल्यू है वो -3, c2 की वैल्यू -16। अब a1 के अपॉन में a2 रखेंगे, b1 के अपॉन में b2 और c1 के अपॉन में c2। जल्दी से रखेंगे क्योंकि हम पहले भी और क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं। तो a1/a2 कितना हो जाएगा 1/3, b1 अपॉन b2 कितना हो जाएगा -1 अपॉन -3, माइनस से माइनस कैंसिल, वैल्यू हो गई 1/3। और c1 अपॉन c2 -8 अपॉन 16, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 से इसको डिवाइड हो रहा है, 8 से इसको हो रहा है। तो बेटा 8 से इसको करेंगे, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। तो अब हमने देखा a1 अपॉन a2 कंपैरिजन करने के बाद b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, a1/a2 1/3 है, b1/b2 भी 1/3 है, तो दोनों इक्वल हो गए। लेकिन c1/c2 1/2 है, ये इक्वल नहीं है। जब एक वैल्यू बराबर है और एक बराबर नहीं है तो हमने शुरू में फॉर्मूले लिखे थे बच्चों, जब एक बराबर है एक बराबर नहीं है तो वो असंगत होगा। तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे बच्चों, प्यारे बच्चों, इसको हम लिखेंगे असंगत। इस प्रकार हमारा जो तीसरा चैप्टर है ये लगभग पूरा होने वाला है। इसका सवाल नंबर 5 एक और कर देते हैं। सवाल नंबर 5, एक आयताकार बाग, हमारे पास ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसमें लिखा है बेटा अपने सामने सब बुक रखेंगे और फिर पढ़ेंगे। आयताकार बाग है। अच्छा ये बताइए आयत क्या होता है बेटा। आयत जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और आमने सामने की भुजा बराबर होती है, जिसमें 4 साइड्स होती हैं और जो आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल होती है। ये वाली साइड इसके इक्वल है और ये वाला साइड इसके इक्वल है। तो ये आयताकार बाग हो गया। इसका नाम ले लेते हैं A B C D, यानी आयत में ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, और अगर ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। अब सवाल पढ़ेंगे, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। सवाल के अकॉर्डिंग लिखेंगे। सवाल कह रहा है जो लंबाई है आयताकार बाग की वो चौड़ाई से 4 अधिक है, मतलब लंबाई बराबर चौड़ाई से 4 ज़्यादा। फिर कह रहा है इसका अर्ध परिमाप, जो आयत का अर्ध परिमाप दिया हुआ है, आयताकार बाग है तो आयत का अर्ध परिमाप सवाल में दिया हुआ है, अर्ध परिमाप, आयत का अर्ध परिमाप 36 है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बच्चों मैंने माना बाग की विमाएं, विमाएं का मतलब होता है बाग की भुजाएं। बाग की भुजाएं क्या मानेंगे हम, माना बाग की लंबाई, बाग की लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y। देखिए ये लंबाई को हमने x लिया है और चौड़ाई को y लिया है, तो x बराबर y + 4, ये पहली इक्वेशन हो गई। और दूसरी आयत का अर्ध परिमाप। पहले परिमाप समझते हैं, परिमाप क्या होता है। ये बाग लिखा है
ये चौड़ाई है। पहले परिमाप समझते हैं, परिमाप होता क्या है। इसमें मिट क्यों जा रहा है, क्या हो रहा है, अपने आप ही भाग जा रहा है। थोड़ा टेक्निकल इशू होने की वजह से दिक्कत आ रही थी। अब हम मैं नया शुरू किया है पढ़ाना, थोड़ी दिक्कत हो सकती है बच्चों टेक्निकली। तो पहले हम समझेंगे आयत का परिमाप। आयत इधर साइड में नहीं लिखा जा रहा है। आयत का परिमाप होता क्या है। देखिए परिमाप क्या होता है। परिमाप का मतलब होता है जितनी भी भुजाएं उनको जोड़ दो। तो जोड़िए, कितनी लंबाई है, दो लंबाई, यानी लंबाई को क्या माना हमने, x, तो 2x हो जाएगा, प्लस चौड़ाई को क्या माना हुआ है हमने, y, तो 2 चौड़ाई है तो 2y। ये पूरा परिमाप हो गया आयत का। 2x प्लस 2y, 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस y। ये तो हो गया पूरा आयत का पूरा परिमाप। सवाल में आया बेटा आयत का, सवाल में आया है आयत का अर्ध परिमाप। आयत का अर्ध परिमाप, अर्ध मतलब आधा परिमाप। परिमाप का आधा कर देंगे हम, परिमाप को हम 2 से भाग कर देंगे तो पूरा परिमाप कितना है, 2x प्लस वाई। जब आधा करेंगे तो 2 कट जाएगा, क्या आ जाएगा, x प्लस वाई। अब सवाल में अर्ध परिमाप दिया हुआ है 36, यानी x प्लस वाई का मान कितना हो गया, 36। ये दूसरी समीकरण हो गई। पहली समीकरण थी x प्लस वाई, x इक्वल टू वाई प्लस 4, और यहाँ पे 36 इक्वल टू एक्स प्लस वाई आ गया। समीकरण 1 से अगर हम x का मान रख दें, x का मान रखने पर तो यहाँ पे 36 बराबर x का मान y प्लस 4 है। x को हटा के लिखेंगे हम y प्लस 4 और आगे y है, तो 36 बराबर y और y हो गया 2y प्लस 4। 36 प्लस का 4 इधर आके माइनस का 4 इक्वल टू 2y। 36 में से 4 घटाएंगे 32, ये 2 गुणा में है तो इधर भाग में जाएगा, तो y इज़ इक्वल टू 16 आ गया है। और y का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 क्या है बच्चों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 है हमारी x इक्वल टू वाई प्लस 4, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4, एक्स इज़ इक्वल टू वाई की वैल्यू है 16 प्लस 4, 16 और 4 हो गया 20। तो लंबाई आ गई है बच्चों 20 मीटर और चौड़ाई आ गई है 16 मीटर। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज पूरी हो गई है। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट क्लास में।